हेलो ऑफिसर्स। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, जो हैवी रॉकेट्स थे जैसे कि पीएसएलवी, जीएसएलवी, एलवीएम 3, ये सब हम लोगों ने कर लिया। ठीक है। अब हम लोग एक सिंपल टॉपिक जो बचे हुए हैं उन सबको करने वाले हैं। ठीक है। और उसके लिए मैं आपसे एक सिंपल पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ कि हम लोग जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, क्या हर एक सैटेलाइट हैवी होता है? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, कुछ सैटेलाइट्स माइक्रो सैटेलाइट्स, छोटे-छोटे सैटेलाइट्स भी होते हैं। ठीक है? आज के टाइम पे अगर आप देखो तो। तो फिर यहीं से सवाल आता है, तो क्या हम छोटे-छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए भी बड़े-बड़े लाइक पीएसएलवी, जीएसएलवी और एलवीएम 3 जैसे रॉकेट लॉन्च को करेंगे? ऐसा तो नहीं है। तो इस चीज़ के लिए किस तरह के रॉकेट्स को यूज़ किया जाता है, जो स्मॉल रॉकेट्स हैं, हम लोग आज उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है? देखो, सबसे पहले ये जो स्मॉल रॉकेट्स हैं, ये क्या होते हैं? ये हैं आपके एसएसएलवी एंड साउंडिंग रॉकेट्स। ठीक है? ये क्या होते हैं? ये छोटे-छोटे कम पेलोड वाले रॉकेट्स होते हैं। देखो, क्या है ना, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको छोटा-सा पार्सल भेजना हो, ठीक है? तो आप ट्रक तो हायर नहीं करते, आप क्या करते हो? कोरियर कर देते हो। लेकिन अगर जब आपको बहुत बड़े अमाउंट में कोई भी सामान कहीं भेजना है, लाइक अगर आपको घर ही शिफ्ट करना है, तो आप क्या करते हो? एक ट्रक हायर करते हो, ठीक है? या तो एक कंटेनर हायर करते हो, जिसमें क्या होता है? स्पेस ज़्यादा होता है और आप अपने जितना भी आपका सामान है, आप एक साथ ले जा सकते हो। उसी तरह का लॉजिक आप स्पेस में भी अप्लाई करो। हर सैटेलाइट्स के लिए हेवी रॉकेट्स की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए इसरो ने बेसिकली अगर आप देखो तो छोटे-छोटे स्मॉल रॉकेट्स बनाए, ठीक है? जिसका नाम है एसएसएलवी, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है? तो अब आज हम लोग ये करने वाले हैं। आज हम लोग साउंडिंग रॉकेट्स के बारे में समझने वाले हैं। देखो, अब ना ध्यान से सुनना। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले क्लास में भी देखी वो भी, और अभी जो हम कर रहे हैं वो भी। इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है? देखो, पहले के टाइम पे क्या था ना कि सैटेलाइट्स बहुत हेवी होते थे। लाइक 2000 केजी, 3000 केजी, इस तरह से। ठीक है? इसलिए क्या होता है, हेवी रॉकेट्स की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब ना टाइम के साथ-साथ आप देखोगे तो स्पेस इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है। अब आप ना कुछ ऐसे-ऐसे टर्म सुनोगे लाइक क्यूबसेट, आप सुनोगे नैनोसेट, ये सैटेलाइट्स हैं। आप सुनोगे माइक्रो सैटेलाइट, देख रहे हो? यहाँ पे छोटे-छोटे सैटेलाइट्स आप सुन रहे हो। बहुत सारी ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ बना रही है, जो स्टार्टअप्स बना रही हैं, जिसका यूज़ हम लोग वेदर मॉनिटरिंग के लिए कर रहे हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए कर रहे हैं। अब अगर सैटेलाइट सिर्फ 200 से 300 केजी तक का है, ठीक है? तो इसके लिए हम 4000 केजी कैपेसिटी वाला सैटेलाइट रॉकेट तो यूज़ नहीं करेंगे, और अगर हम यूज़ करेंगे, क्या वो स्मार्ट डिसीजन है? नहीं है। ठीक है? इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि पैसा वेस्ट हो जाता है। बस इसी रीज़न से क्या होता है कि हम लोग एसएसएलवी डेवलप किए। ठीक है? एसएसएलवी क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्या है? एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। ठीक है? ये क्या है? एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, जो भी हम छोटे-छोटे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो अगर आप इसके बारे में देखते हो, तो अगर हम पहले क्या करेंगे कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है? ये क्या है? एक स्मॉल रॉकेट है। ठीक है? इसका टोटल वेट जो होता है ना, वो लगभग 110 केजी के आसपास होता है। अभी देखो, कंपेयर अगर हम करते हैं, पीएसएलवी का वेट लगभग-लगभग 300 टन का था। ठीक है? मतलब आप देख रहे हो कि एसएसएलवी जो है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। ठीक है? अभी देखो, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो कैसा होता है? अगर आप स्टेज 1 देखोगे, ठीक है? स्टेज 1, ये क्या होता है? सॉलिड इंजन। क्यों सॉलिड इंजन है? तो आपको पता है, थ्रस्ट ज़्यादा चाहिए, इसके लिए हम लोग सॉलिड इंजन का यूज़ करते हैं। ठीक है? लिफ्ट ऑफ करना है, इसके लिए पावरफुल थ्रस्ट डेवलप चाहिए, तो सॉलिड इंजन। स्टेज 2,
ये क्या है? ये भी सॉलिड इंजन है, ठीक है? ये क्या करता है? रॉकेट को और ऊपर की तरफ पुश करता है। स्टेज 3 ये भी क्या है? ये भी सॉलिड इंजन है। अब क्या हुआ कि हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 इन तीनों में सॉलिड इंजन ही है। ये क्या होता है? स्पेस के पास ले जाता है इसको और सबसे ऊपर लास्ट में आप स्टेज 4 कह लो या फिर टॉप मोस्ट स्टेज कह लो। यहाँ पे क्या होता है ना कि आप देखोगे कि यहाँ पे लिक्विड मॉड्यूल होता है और ये लिक्विड मॉड्यूल जो होता है वो क्यों होता है? लिक्विड मॉड्यूल को क्या का मतलब क्या होता है कि हम अपने सैटेलाइट को, अपने रॉकेट को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है? और इसी कारण से क्या होता है, सबसे ऊपर के स्टेज में एक छोटा-सा लिक्विड मॉड्यूल होता है और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वीटीएम। मतलब क्या? मतलब वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। अब इसको समझते हैं। ये जो अपना वीटीएम है, वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, इसका काम क्या है? वीटीएम का काम है कि फाइनल स्टेज में, ठीक है? फाइनल स्पीड को एडजस्ट करने का काम, ठीक है? यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? वीटीएम क्या कर रहा है? फाइनल ऑर्बिट में जो एग्जैक्ट स्पीड चाहिए, वो एग्जैक्ट स्पीड को सेट करता है, ठीक है? और ये तो था बेसिक चीज़, ये इसका स्ट्रक्चर के बारे में था। अब इसकी कैपेसिटी के बारे में भी समझते हैं, ठीक है? आप इसकी कैपेसिटी देखोगे तो क्या है कि जो हमारा एसएसएलवी है, ये लगभग-लगभग 500 केजी तक का सैटेलाइट ले जा सकता है, ठीक है? ये 500 केजी तक का सैटेलाइट लगभग-लगभग 500 किलोमीटर तक के ऑर्बिट में भेज सकता है और आप यहाँ पे एक चीज़ और देखो कि लगभग 300 केजी तक का सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तक भेज सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्मॉल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है? ये जो स्मॉल रॉकेट है बेसिकली, ये रॉकेट्स क्या है कि स्मॉल सैटेलाइट मिशन के लिए एकदम परफेक्ट है। अभी आप ना थोड़ा-सा कंपेयर करके देखो। पीएसएलवी असेंबल होने में लगभग-लगभग 60 टू 70 डेज़ लगते हैं। लगभग-लगभग 2 से 3 महीने के समथिंग और एसएसएलवी जो है, ये 72 आवर्स में असेंबल हो सकता है। इसीलिए एसएसएलवी को फास्ट रिस्पॉन्स रॉकेट भी बोलते हैं। क्लियर? ये तो था एसएसएलवी के लिए, लेकिन अब एक और चीज़, वो क्या है? वो है साउंडिंग रॉकेट। हम इसके बारे में भी समझते हैं। देखो, अब इसके लिए भी ना एक सवाल अपने दिमाग में डालो। ये सब सोचने का गेम है। आप अगर सोचोगे तो करोगे। अभी ये क्या है कि देखो, जो हमारा जैसे कि साउंडिंग रॉकेट है, ये साउंडिंग रॉकेट क्या करता है? इससे रिलेटेड आपको क्या सोचना है? देखो, आप ये सोच के देखो कि क्या हर रॉकेट सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए ही होता है? हम जितना भी रॉकेट लॉन्च करते हैं, क्या हर एक रॉकेट क्या कर रहा है कि सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेज ही रहा है? ऐसा है क्या? आप देखोगे कि ऐसा नहीं होता है। कुछ रॉकेट जो होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रिसर्च पर्पज़ के लिए होते हैं, ठीक है? और इन्हीं रिसर्च पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं साउंडिंग रॉकेट, ठीक है? ये क्या है? ये हमारा रिसर्च रॉकेट है। अभी देखो, साउंडिंग रॉकेट क्या होता है? ऊपर जाता है और ऊपर जाते हुए क्या ले जाता है? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? ये एटमॉस्फेयर के अपर लेयर को स्टडी करता है एंड वापस से फिर से नीचे आ जाता है, ठीक है? ये ऑर्बिट में रुकता नहीं है, ये ऊपर जाता है, ठीक है? हम क्या देखते हैं कि ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट अपर एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ठीक है? एंड वहाँ के चीज़ों को स्टडी कर रहा है एंड वापस से फिर नीचे आ जा रहा है। एंड ये जो हम देख रहे हैं कि वापस से नीचे आ जाता है, ये ऑर्बिट में नहीं रुकता है। तो सिंपली समझो, एक वर्टिकल लाइन अगर हम बनाते हैं, ये हमारा अर्थ है, यहाँ से हमने कोई भी सैटेलाइट ऊपर की तरफ वर्टिकली लॉन्च किया।
ठीक है? ये सिर्फ़ ऊपर गया, डेटा कलेक्ट किया एंड वापस से नीचे आ गया। और इसी सीरीज़ में अगर इंडिया का साउंडिंग रॉकेट का सीरीज़ देखोगे, तो इंडिया में साउंडिंग रॉकेट का ना आरएच सीरीज़ है। ये आरएच क्या है? ये आरएच सीरीज़ बेसिकली रोहिणी, अगर आप लोग जानते हो तो। ये रोहिणी सीरीज़ है और ये साउंडिंग रॉकेट है, ठीक है? जैसे कि आरएच 200, आरएच 300, आरएच 560, ये सब क्या है? ये सब हमारा साउंडिंग रॉकेट है। और ये जो साउंडिंग रॉकेट है, ये मोस्टली थुम्बा से लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या समझ गए कि साउंडिंग रॉकेट रिसर्च लैब के जैसा है, ठीक है? और एसएसएलवी जो है मेरा, वो डिलीवरी वैन के जैसा है, जो छोटे-छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। पीएसएलवी क्या है? एक मीडियम ट्रक जैसा है एंड एलवीएम-3 क्या है? वो एकदम हेवी कार्गो ट्रक जैसा है। बस इतना दिमाग में रखो, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं सोचना है। इतना भी दिमाग दिमाग में रहता है आपका और आप नोट्स अच्छे से पढ़ लेते हो, तो मोर देन इनफ हो जाता है, ठीक है? देखो, यहाँ पे हम ये समझ गए कि एसएसएलवी क्यों बना, बीटीएम क्या है, साउंडिंग रॉकेट ऑर्बिट में क्यों नहीं रुकता है, ठीक है? ये सब चीज़ें अगर हम समझ जाते हैं, तो अब हमें क्या समझना है? अब हमें समझना है कि ये जो एसएसएलवी और साउंडिंग रॉकेट है, ठीक है? ये सब चीज़ों में अगर हम एक चीज़ देखें, तो आखिर जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है? ये चीज़ समझना ज़रूरी है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि पीएसएलवी, जीएसएलवी और एलवीएम ये सब क्या होता है, ठीक है? फिर हमने आज किया साउंडिंग रॉकेट क्या होता है, एसएसएलवी क्या होता है। और अगर आपसे मैं एक चीज़ पूछूँ कि आपने अभी तक के लेक्चर में क्या-क्या समझा? तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ कि पीएसएलवी एंड जीएसएलवी इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तब आप बोलोगे क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है? आप लोगों का आंसर यही आएगा कि क्रायोजेनिक इंजन। अब हम इस चीज़ को समझते हैं डिटेल में, ठीक है? देखो, क्रायोजेनिक इंजन बनाने का जो प्रोसेस है, ये ना एक स्ट्रगल से भरा हुआ प्रोसेस था, जो कि हम लोग लास्ट लेक्चर में थोड़ा-सा देखे थे, ठीक है? क्रायोजेनिक इंजन का जो सिंपल चीज़ है, मीनिंग जो है, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में थोड़ा-सा कम देखा था। आज हम उसे डिटेल में समझेंगे ताकि यहाँ से आने वाले क्वेश्चन को आप इज़िली टैकल कर सको। क्रायोजेनिक का मतलब क्या देखा था हमने कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, ठीक है? इसका मतलब क्या देखा था? एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, ठीक है? अब ना इस प्रोसेस को समझो। हम लोग क्या देख रहे थे कि जो नॉर्मल फ्रिज का टेम्परेचर होता है वो -4 डिग्री सेल्सियस होता है। डीप फ्रीज़र में -18 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है? लेकिन इस टेम्परेचर में भी हम क्रायोजेनिक का जो फ्यूल है इसको स्टोर नहीं कर सकते। क्रायोजेनिक के फ्यूल को स्टोर करने के लिए, ठीक है, हमें टेम्परेचर लगभग-लगभग -253 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। यानी यहाँ डीप फ्रीज़र में जो टेम्परेचर होता है, उससे भी ज़्यादा ठंडा, ठीक है? तो अब इसी चीज़ के लिए हम लोग फ्यूल के बारे में समझते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन में क्या फ्यूल होता है। देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है लिक्विड हाइड्रोजन और एक होता है लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है? ये 2 चीज़ें हम लोग देखी, ठीक है? जिसको हम लोग LH2 और ये LOX, ठीक है? अब समझो यहाँ पे इस चीज़ को समझो। ये जो मेरा लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट है और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है, तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जब इन दोनों को हम साथ में जलाएँगे, साथ में बर्न करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है? अब यहाँ पे ना आपको क्या करना है, एक सिंपल एनालॉजी समझना है। जैसे पेट्रोल जलता है, तो एनर्जी देता है, वैसे ही जब हाइड्रोजन जलता है, तो और ज़्यादा एनर्जी देता है। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट रॉकेट फ्यूल माना जाता है, ठीक है? और क्रायोजेनिक जो इंजन होता है ना, ये तो 2 फ्यूल है क्रायोजेनिक इंजन का और क्रायोजेनिक इंजन क्या है ना, अपर स्टेज में यूज़ किया जाता है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि क्रायोजेनिक इंजन जो है, क्रायोजेनिक इंजन को रॉकेट के सबसे अपर स्टेज में ही क्यों लगाते हैं? क्या रीज़न है? जब
हाइड्रोजन इतना ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, तो हम इसे लिफ्ट ऑफ क्यों नहीं करवाते हैं? फर्स्ट स्टेज में क्यों नहीं लगाते हैं? ठीक है? तो आप समझो यहाँ पे, जब लिफ्ट ऑफ होता है फर्स्ट स्टेज के टाइम पे, तो उस टाइम पे रॉकेट बहुत ज़्यादा हेवी होता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई थ्रस्ट चाहिए। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, ठीक है? और ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाता, एज़ कम्पेयर टू अगर हम सॉलिड फ्यूल देखें तो, ठीक है? लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी बहुत हाई होती है और इसीलिए जो क्रायोजेनिक इंजन होता है, वो अपर स्टेज में परफेक्ट होता है, ठीक है? ये चीज़ हम समझ चुके थे। अब आती है बात कि आखिर ये इंडिया का प्रॉब्लम क्यों था? देखो 90s 90s में, ठीक है? इस टाइम पीरियड में इंडिया को हेवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने थे, ठीक है? और जब हेवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने होते हैं, ये कहाँ तक भेजना होता है? जियो ऑर्बिट तक, ठीक है? और इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा दूर भेजने के लिए हमें क्या चाहिए था? क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है? इंडिया ने रशिया से टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश की इस टाइम पे, ठीक है? लेकिन रशिया क्या था? इंटरनेशनल प्रेशर के कारण फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है। इसीलिए इंडिया को खुद अपना इंजन बनाना पड़ा, ठीक है? अभी देखो, ये जो क्रायोजेनिक इंजन है, इसको बनाना इतना ईज़ी भी तो नहीं था। सोचो यहाँ पे -253 डिग्री सेल्सियस में फ्यूल स्टोर करना पड़ रहा है और ये तो आप देख रहे हो एकदम एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर और इसी के साथ हम जब कंबसन चैम्बर देखते हैं, वहाँ पे लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बनता है। ये क्या है? ये एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है। यहाँ पे हम ये दोनों चीज़ों के बारे में समझने लगते हैं। इन दोनों कंडीशन को देखना पड़ता है। देखो इंजन एक ही इंजन यहाँ पे क्या है? एक ही तरह का इंजन है क्रायोजेनिक इंजन। ये दोनों तरह के एक्सट्रीम चीज़ों को हैंडल कर रहा है, ठीक है? और इसके लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है? इस चीज़ के बारे में नॉलेज, इस चीज़ के बारे में आप कह लो एक तरह से एक्सपीरियंस, ठीक है? इनिशियल लॉन्चेस में क्या हुए ना कि बहुत सारे फेलियर्स आए। इंजन स्टेबल नहीं हो रहा था, फ्यूल कंट्रोल में प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी इसरो ने गिव अप नहीं किया, जैसे कि आप लोगों को नहीं करना है। होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं होता, शायद थर्ड अटेम्प्ट में हो जाए, फोर्थ में हो जाए, आपको लगे रहना है, ठीक है? और इसीलिए देखोगे कि क्रायोजेनिक इंजन जो होता है ना, वो इंजीनियरिंग से ज़्यादा प्रेशर आप बेसिकली पेशेंस का काम था, ठीक है? इसरो के लिए ये जो क्रायोजेनिक इंजन बनाने का प्रोसेस था, ये इंजीनियरिंग का काम नहीं था, ये पेशेंस का काम था, उनके पेशेंस का टेस्ट था, ठीक है? अभी देखो क्या होता है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये सी प्रॉब्लम थी और फाइनली क्या होता है ना, इसरो रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू क्रायोजेनिक इंजन बनाने में सक्सेसफुल भी होता है और उसने क्या किया कि अपना इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया। इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन ये कैसे डेवलप कर पाया? जब रशिया ने इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन प्रोवाइड किया बट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं की, ठीक है? और इसी के कारण रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू इंडिया ने लगभग क्रायोजेनिक इंजन 7.5 ये बनाया और इसका यूज इसने जीएसएलवी मैक 2 के लिए किया। इसके बाद डेवलप होता है सीई 20। अभी आप लोगों को लग रहा है ये 7.5 ये 20 ये क्या है? देखो ये बेसिकली ना इनिशियल थ्रस्ट के बारे में बात कर रहा है कि ये इंजन इतना थ्रस्ट डेवलप कर पाता है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सीई 7.5 ये क्या कर रहा है? ये 7.5 टन का थ्रस्ट जनरेट कर पा रहा है। सी 20 ये 20 टन का थ्रस्ट जनरेट कर पा रहा है, ठीक है? और ये ज्यादा थ्रस्ट डेवलप कर पा रहा है, इसीलिए हम इसे एलवीएम 3 के लिए यूज करते हैं और तब इंडिया ऑफिशियली
हैवी लॉन्च कैपेबल नेशन बन पाया। ठीक है। तो क्रायोजेनिक इंजन में मास्टरी करने के बाद इंडिया को हैवी सैटेलाइट के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा। इंडिया अब अपने दम पे खुद से हैवी सैटेलाइट को लॉन्च कर पा रहा है एंड उसमें सक्सेसफुल भी है। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और आता है, ये क्या है? अभी ना एक एडवांस कॉन्सेप्ट आता है। देखो, जो क्रायोजेनिक इंजन था, ये इंजन जो है, इसको ना रीस्टार्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि हमेशा इस इंजन को स्टार्ट करने के लिए हमें एक्सटर्नल सिस्टम की हेल्प चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप स्टार्ट। इसका मतलब होता है कि इंजन खुद से एक स्टेबल इग्निशन डेवलप कर पाए। ठीक है। जब ये जो बूट स्ट्रैप स्टार्ट है, ये क्या करता है कि इंजन खुद से ही बिना किसी भी एक्सटर्नल सिस्टम के एक स्टेबल इग्निशन कर सके। अभी देखो इसका फायदा क्या है। जब हम लोग मल्टीपल ऑर्बिट मिशन करते हैं, उसमें क्या होता है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्रायोजेनिक इंजन को रीस्टार्ट कर पा रहे हो। ठीक है। इसका फायदा हमें मिलता है जब हम लोग मल्टीपल ऑर्बिट मिशन करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें अपने रॉकेट पर बेटर कंट्रोल होता है। ठीक है। अगर आप सिंपल लाइन में समझो तो बूट स्ट्रैप क्या, बूट स्ट्रैप स्टार्ट इंजन को सेल्फ कॉन्फिडेंट बना देता है। ठीक है। अभी देखो, ये जो हमारा क्रायोजेनिक इंजन था, ये तो हम लोग इस तरह से देख रहे थे। अब ना हम थोड़ा फ्यूचर की तरफ चलते हैं। इंडिया अब क्या है कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर रहा है। अब यहां से बात आती है सेमी क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है। ये फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है। ठीक है। अभी देखो, जब सेमी क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो फ्यूल होता है ना, लिक्विड ऑक्सीजन तो है ही, बट इसके साथ होता है केरोसिन। ठीक है। इसमें हाइड्रोजन यूज नहीं होता है, इसमें रिफाइंड केरोसिन यूज होता है, जिसे हम इसरोसिन भी बोलते हैं। ठीक है। ये जो इसरोसिन है, अब ना हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस समझना है हाइड्रोजन का एंड इसरोसिन का। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। ठीक है। लेकिन जब हम केरोसिन के बारे में बात करते हैं, तो केरोसिन क्या है, ये बहुत ही ज्यादा डेंस। देखो, डेंस फ्यूल का मतलब क्या है, ये ज्यादा थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, देखो यहाँ पे जब हम हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं, लाइट वेट था। हाइड्रोजन क्या है कि स्पोर्ट्स कार जैसा है, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन क्या है, केरोसिन क्या है, एक ट्रक इंजन के जैसा है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ठीक है। इसका फायदा क्या है कि देखो, इसका ना स्टोरेज बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। क्यों? इसे हम एकदम इतना ज्यादा माइनस के टेम्परेचर में नहीं रखते। ठीक है। और दूसरा दूसरा है हमारा थ्रस्ट। थ्रस्ट ये ज्यादा देता है। एंड सबसे बड़ी बात, इसे हम लोअर स्टेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये लोअर स्टेज के लिए भी एकदम परफेक्ट है। तो अगर हम फ्यूचर यूज देखें, ये जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया जा रहा है, इसका फ्यूचर यूज कहाँ हो सकता है? इसका फ्यूचर यूज हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल में। ठीक है। जिसे हम कहते हैं NGLV। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये एक रीयूजेबल सिस्टम है। क्लियर? अभी देखो, हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने क्रायोजेनिक इंजन देखा, हमने सेमी क्रायोजेनिक इंजन देखा। क्रायोजेनिक इंजन में हमने देखा कि फ्यूल जो था वो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन था। ठीक है। लेकिन जब हम
सेमी क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि हम यहाँ पे केरोसिन, ठीक है, और उसके साथ-साथ लिक्विड ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज़र की तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ हमें क्या पता चला? हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ जो हमें हाइड्रोजन को रखना पड़ रहा है ना, जो कि लाइट वेट है, बट वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है एज़ कंपेयर टू केरोसिन। तो इसीलिए केरोसिन हमें एक एक्स्ट्रा थ्रस्ट डेवलप करके देगा, जनरेट करके देगा, ठीक है? और सबसे बड़ी बात आती है स्टोरेज की, ठीक है? 1 मिनट। हाँ, सबसे बड़ी बात आती है स्टोरेज की। जो लिक्विड हाइड्रोजन है ना, उसका स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि उसे हम माइनस टेम्परेचर में स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है? लेकिन जब बात आती है सेमी क्रायोजेनिक की, यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे केरोसिन को स्टोर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होता है, ठीक है? उसके बाद आता है एफिशिएंसी। जब हम बात करते हैं क्रायोजेनिक इंजन की, इसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? बट सेमी क्रायोजेनिक इंजन की एफिशिएंसी जो है, ये मीडियम है। और जब हम थ्रस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है? जो कि मेन चीज़ है। क्रायोजेनिक इंजन में जो थ्रस्ट है, जब हम हाइड्रोजन का यूज़ कर रहे हैं, तो वो मॉडरेट है। लेकिन जब हम सेमी क्रायोजेनिक के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थ्रस्ट बहुत ही ज़्यादा मिलता है, बहुत ही पावरफुल मिलता है। और स्टेज क्या है कि हम क्रायोजेनिक इंजन का जो यूज़ है, वो हम अपर स्टेजेस में कर रहे हैं। लेकिन जब हम सेमी क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बात करेंगे, तो हम इसे लोअर स्टेजेस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? देखो, अब हम आते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग और फ्यूचर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पे। ठीक है? अभी तक हम लोगों ने ऑर्बिट्स के बारे में समझा, हमने रॉकेट्स के बारे में समझा, हमने क्रायोजेनिक इंजन के बारे में समझा। लेकिन अब हम लोग क्या है ना कि उससे आगे बढ़ रहे हैं, फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। और वहाँ तक जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ सोचने के लिए बोलता हूँ कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ, ठीक है? कि प्लेन को एक बार यूज़ करने के बाद उसे हम तोड़ दें, ठीक है? तो क्या ये सही होता है? इसमें हमारा रिसोर्स भी वेस्ट होता है। लेकिन जब हम रॉकेट को यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ भी हम यही कर रहे हैं। एक बार जब रॉकेट यूज़ हो जाता है, तो हम उसे दोबारा यूज़ नहीं कर पाते। ऐसा हम लोग डेली लाइफ में तो नहीं करते हैं। हम जो कार चला रहे हैं, क्या हम उसे एक बार यूज़ करने के बाद कबाड़ में फेंक देते हैं? ऐसा तो नहीं है। हम उसे दोबारा यूज़ करते हैं। तो हम रॉकेट को क्यों फेंक देते हैं? क्या रीज़न है? देखो, इसका सिंपल सा रीज़न है कि आज तक जो ट्रेडिशनल रॉकेट को हम लोग यूज़ कर रहे थे, वो एक बार ही यूज़ होते थे, ठीक है? और यही स्पेस मिशन को बहुत ज़्यादा महँगा बनाता है, ठीक है? जिसके कारण हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट आता है, ठीक है? और इसी कारण से जब हम फ्यूचर ओरिएंटेशन की तरफ जाते हैं, फ्यूचर की तरफ देखते हैं, तो हमारे पास एक चीज़ आता है, वो है रीयूजेबल रॉकेट्स, ठीक है? अब ये जो रीयूजेबल रॉकेट है, ये क्या करेगा? ये हमारी कंट्री में और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में एक प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम क्रिएट करेगा, ठीक है? अभी देखो, जब ये बात होती है, आखिर ऐसा क्या है रीयूजेबल रॉकेट में, जो कि इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया? देखो, जो ट्रेडिशनल रॉकेट होते थे ना, उसका प्रोसेस क्या होता था? रॉकेट लॉन्च हुआ, ठीक है? रॉकेट लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद क्या हुआ? इसके फ्यूल खत्म हुए, फ्यूल खत्म होने के बाद इसका जो एक स्टेज था, स्टेज अलग हो गया, ठीक है? और ये स्टेज नीचे गिर गया। मतलब हर लॉन्च के टाइम पे क्या होता था, रॉकेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वेस्ट हो जाता था। अब सोचो, अगर हर फ्लाइट के बाद एक फ्लाइट को फेंक दिया जाए, तो टिकट कितना महँगा होगा? बहुत ज़्यादा महँगा होगा, ठीक है? और इसी कारण से स्पेस लॉन्च भी इतना ज़्यादा महँगा होता है, ठीक है? स्पेस लॉन्च का कॉस्ट भी इसी कारण से इतना ज़्यादा महँगा हो गया है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि रॉकेट का जो सबसे महँगा पार्ट होता है, वो होता है इंजन। अगर हमें इंजन वापस मिल जाए, ठीक है? क्यों? वो अलग हो जा रहा है फ्यूल के कारण, फ्यूल खत्म हुआ, हम उसको अलग कर दिए ताकि वेट भी ज़्यादा ना हो। अब अगर इंजन वापस मिल जाए, तो हम इस कॉस्ट को बहुत कम कर सकते हैं, ठीक है? और इसीलिए रीयूजेबल रॉकेट का कॉन्सेप्ट आता है। ये जो रीयूजेबल रॉकेट है, इसका सिंपल मतलब क्या है? रॉकेट सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ता है,
और फिर वापस से अर्थ पे लैंड कर जाता है। ये कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग रीयूजेबल रॉकेट के बारे में आगे के टाइम पे सोच रहे हैं और इसके लिए डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। ठीक है। और ये जो वापस से अर्थ पे लैंड कर रहा है रॉकेट, सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ने के बाद, तो क्या हम उस रॉकेट को दोबारा यूज कर पा रहे हैं? यहीं से बात आती है रीयूजेबल रॉकेट की। ठीक है, मतलब क्या हुआ, लॉन्च हुआ, ऑर्बिट में छोड़ा। ठीक है, देखो रॉकेट क्या हुआ, लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ा। ठीक है, एंड उसके बाद वापस से रिटर्न हो गया। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि रॉकेट का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो वापस आता है। ठीक है, ये देखो, ये रॉकेट का जो फर्स्ट स्टेज है ये वापस आया। जब फर्स्ट स्टेज वापस आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्टिकल लैंडिंग होती है। ठीक है, और वर्टिकल लैंडिंग जब होती है तो ये बिल्कुल सीधा नीचे आता है। ठीक है, और हम इसी चीज को रीयूजेबल रॉकेट के बारे में इस कॉन्सेप्ट में सोच रहे हैं। अभी देखो उसका फायदा क्या है। सबसे पहला फायदा तो हम देख रहे हैं कि कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है। अगर रॉकेट का, कोई भी रॉकेट का हम 70% जो पार्ट है ये वापस ले लेते हैं, वापस मिल जाता है हमें बेसिकली, तो हम क्या करेंगे कि उसका यूज नेक्स्ट मिशन में कर सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो नेक्स्ट मिशन है वो बहुत ही ज्यादा सस्ता हो जाएगा। दूसरा फायदा क्या होगा कि हम जल्दी जल्दी रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा फायदा क्या हो सकता है कि हम कमर्शियली बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं। ठीक है, इसीलिए रीयूजेबल टेक्नोलॉजी क्या है, स्पेस को एयरलाइन इंडस्ट्री जैसा बना सकती है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो था रीयूजेबल के बारे में, लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे आपको समझना है इंडिया का पोजीशन। इंडिया क्या कर रहा है? ठीक है, तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया भी रीयूजेबल रॉकेट को देख रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है। इंडिया ने भी क्या किया कि रीयूजेबल रॉकेट पर काम करना स्टार्ट किया, और इसरो ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंट था RLVTD, मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ठीक है, ये ना एक बहुत ही छोटा एक्सपेरिमेंटल व्हीकल था। ये ऑर्बिट में नहीं गया था, लेकिन इसका जो लैंडिंग है, ठीक है, ये जो लैंडिंग है और इसके साथ साथ री एंट्री, ठीक है, लैंडिंग और री एंट्री, इस दोनों टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया गया था। ठीक है, देखो ये अभी फाइनल रीयूजेबल रॉकेट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसका एक्सपेरिमेंट है, इसका प्रूफ है। ठीक है, अभी इसके कारण क्या होगा कि स्पेस सेक्टर में ना प्राइवेट सेक्टर का एंट्री हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये एक बहुत बड़ा चेंज ला देगा। पहले क्या था कि स्पेस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के एरिया में था, सिर्फ इसरो जैसे एजेंसी रॉकेट बना सकती थी। लेकिन अब ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा इनलार्ज हो चुकी है, प्राइवेट कंपनी भी स्पेस में आ चुकी है। एलन मस्क को तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, और इसी कारण से इंडिया ने भी अपना सेक्टर को ओपन कर दिया है। ठीक है, अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हम लोग देख रहे थे NSIL, हम लोग देख रहे थे IN स्पेस, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट स्टार्टअप भी अब देखना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अभी देखो ये जो NSIL है, ये क्या है, ये है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, ये बेसिकली इसरो का ही कमर्शियल आर्म है। ये क्या है, कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। ठीक है, इसरो ने टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। ठीक है, एक इसरो क्या करता है, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, और NSIL क्या करता है, उस टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज कर रहा है। ठीक है, अभी देखो कैसे, हम इस चीज को अच्छे से समझते हैं। अभी ये सब यहाँ से हटा देते हैं। पहले क्या करता है कि
इसरो मेरा नया नया टेक्नोलॉजी डेवलप करता है एंड इस टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज कौन कर रहा है? तो एनएसआईएल। अभी एग्जांपल में समझो कि फॉरेन सैटेलाइट जैसे लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है? ये लॉन्च जो हो रहा है, ये क्या है? एक सर्विस की तरह यूज किया जा रहा है, ठीक है? लॉन्च सर्विस को सेल कर रहा है। एनएसआईएल क्या कर रहा है? लॉन्च सर्विस सेल करना स्टार्ट कर दिया। इसरो यहाँ पे इंजीनियर का काम करता है और एनएसआईएल क्या है? उसका बिजनेस को मैनेज कर रहा है, ठीक है? ये तो एनएसआईएल का था। लेकिन जो दूसरा हमने देखा, दूसरा क्या था? आईएन स्पेस। आईएन स्पेस क्या है? ये एक रेगुलेटर है। ये इंश्योर करता है कि प्राइवेट कंपनी सेफ तरीके से लॉन्च करे। ये क्या करता है? ये परमिशन देता है। ये क्या करता है? परमिशन देता है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करता है, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे क्या है? इन स्पेस जो है, ये क्या है? एक रेफरी की तरह काम कर रहा है, ठीक है? एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक जो तीसरा हम लोग देख रहे थे, ये था प्राइवेट सेक्टर। देखो तीनों को समझो, यहाँ पर ना इन्हीं सबसे स्टेटमेंट बनता है और फिर हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो हम लोग एग्जाम में देंगे, वहां पे हमें इन सब के बारे में बहुत क्लियर कट नॉलेज रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आया तो छूटना नहीं चाहिए। अभी देखो जो प्राइवेट स्टार्टअप है, इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट स्टार्टअप है जो रॉकेट बना रहे हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल में देखो तो आपको दिखेगा स्काई रूट एरोस्पेस। इन्होंने क्या किया? इन्होंने विक्रम एस नाम से एक रॉकेट लॉन्च किया। ये इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट था। प्राइवेट रॉकेट। अभी देखो यहाँ पे आपको एक चीज और समझना है। ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट फुल ऑर्बिटल रॉकेट नहीं था। ये सब ऑर्बिटल टेस्ट मिशन था। ये बस टेस्ट किया जा रहा था। लेकिन इसका भी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। ये प्रूफ था कि प्राइवेट कंपनीज भी रॉकेट बना सकती हैं। फ्यूचर में अगर आप देखोगे तो ये तो विक्रम एस क्या है? विक्रम एस बस एक टेस्ट था। लेकिन फ्यूचर में क्या है? विक्रम वन, विक्रम टू, विक्रम थ्री, ये स्मॉल सैटेलाइट मार्केट का टारगेट है, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी स्मॉल सैटेलाइट्स हैं, हम उसको लॉन्च करने का एक टारगेट बना रहे हैं कि इन फ्यूचर टाइम पे ये फ्यूचर में किया जा सकता है, ठीक है? और फ्यूचर में आप देखोगे तो स्पेस रेस गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट नहीं हो रही है। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिखाएगी अपना, ठीक है? अब जो स्पेस का आप देखोगे रेस है, वो रेस कैसा है? वो है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ पे भी पीपीपी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है? पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अब ना हम पूरे पिक्चर को समझ मतलब कनेक्ट करते हैं जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। हमने ऑर्बिट समझा, हमने रॉकेट समझा, हमने इंजन समझी, हमने क्रायोजेनिक इंजन को भी समझा, हम उसमें मास्टरी कैसे की ये समझे, रीयूजेबल टेक्नोलॉजी क्या है वो समझे, प्राइवेट इकोसिस्टम क्या है वो भी समझ चुके हैं। अब आपको पता है कि स्पेस सिर्फ और सिर्फ साइंस नहीं है, ये फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ पॉलिसी का भी, ठीक है? अभी देखो बहुत लोग बोलेंगे कि सर आपने बहुत कम पढ़ा है। देखो इसके अलावा भी स्पेस में बहुत कुछ है, ठीक है? लेकिन वो सारी जो फैक्चुअल चीजें हैं ना, वो आपको कैसे करना है? अभी देखो आपको क्या करना है? आपको नोट्स प्रोवाइड कर किए जा रहे हैं, ठीक है? आप इस नोट्स को पढ़ो। लेक्चर देखने में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, इस नोट्स को पढ़ो, ठीक है? ये लगभग लोग 165 पेजेस का है। इसको अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ना है। कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बता दिए गए। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको डाउट्स होते हैं तो आप उन डाउट्स को पूछ सकते हो, जो भी कॉन्सेप्चुअल। अभी देखो एक लेक्चर बाकी है, इंडिया का स्पेस मिशन, जिसमें हम लोग चंद्रयान, मिशन मंगल, ठीक है, गगनयान, इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वो एक लेक्चर आपका अभी और आएगा। बाकी जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर थे वो इतना ही है। अगर इसके अलावा भी कोई कॉन्सेप्ट आपको बॉदर कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में बोलो कि सर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, आप इसे समझा दो। इसके लिए आपको शॉर्ट्स वीडियो, उसमें ये चीज बता दिया जाएगा, आपको हेल्प हो जाएगी।
ठीक है? और यहाँ पे ना सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करता है। आप लेक्चर देखो, छोटे-छोटे लेक्चर इसलिए बनाए मैंने ताकि आपको समझ में आए। जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने बता दी। क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं आता है बाहर, और अगर आता है तो आप नोट्स को भी ध्यान से करके जाओ, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आप लेक्चर प्लस नोट्स ये दोनों कर लेते हो, तो फिर आपका साइंस एंड टेक का जो, अगर यही यही हमारा पूरा का पूरा फ़ोकस रहेगा साइंस टेक में। अगर इतना करके जाते हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है? चलो, थैंक यू। और अगर लेक्चर पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। अपने डाउट्स तो कमेंट करो ही, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो। ठीक है? और ये जो टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ताकि आप वहाँ से उस लिंक को क्लिक करके ईज़िली टेलीग्राम चैनल तक पहुँच सकते हो, जहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएँगे। थैंक यू।